आपका कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। ठीक है, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन भी एक प्रकार का न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि प्रोटीन का कार्य क्या है। तो प्रोटीन का कार्य है हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करना, शरीर की मरम्मत करना। मरम्मत मीन्स जो हमारी कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं उनका नया निर्माण करना, हमारे शरीर में जो टिश्यू हैं टूट फूट जाते हैं उनका निर्माण करना हमारे बॉडी पे। तो अगर पेपर में ये पूछे कार्बोहाइड्रेट का काम है ऊर्जा देना, है ना, हमारी कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करना। ग्लूकोज जैसे हम लेते हैं तो उनसे ग्लूकोज से हमसे क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है लेकिन प्रोटीन ऊर्जा नहीं देता। ये हमारे शरीर का निर्माण करने में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, अब प्रोटीन जो है, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जे बर्जीलियस। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जे बर्जीलियस तथा एक वैज्ञानिक और आते हैं मुंडर। पेपर में ज्यादातर ऑप्शन जो होता है जे बर्जीलियस का नाम आता है, तो इनको ध्यान में रखना है। लेकिन साथ में अगर किसी और का नाम आ रहा है तो साथ में किसका नाम रखेंगे? मुंडर का। तो याद रखेंगे प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1938 में जे बर्जीलियस ने किया था। ये जो प्रोटीन है हमारे शरीर का प्राथमिक घटक है। क्या घटक है? प्राथमिक घटक। प्राइमरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर प्रोटीन हमारी कोशिका को नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर में कोशिकाओं का, अन्य कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा। अगर कोशिका नहीं बनेंगी तो ऊतक भी नहीं बनेगा, ऊतक नहीं बनेंगे तो ऑर्गन नहीं बनेंगे, और ऑर्गन नहीं बनेंगे तो कंप्लीट बॉडी का निर्माण नहीं होगा। इसलिए हमारी जो प्रोटीन है उसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक घटक कहते हैं। मतलब ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि प्रोटीन का काम है हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना, हमारे शरीर की मरम्मत करना। ठीक है, मरम्मत करने का मतलब यहाँ पे कोई कील वगैरह नहीं लगाई जाती कि उसको जोड़ा जाता है ना। मरम्मत ऐसा कि आपके शरीर में जो कोशिकाएं टूट रही हैं उनकी कोशिकाओं को बनाना। अब अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन बनते कैसे हैं? तो याद रखेंगे हमारे शरीर में अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? अमीनो अम्ल। और अमीनो अम्ल के संश्लेषण से, अमीनो अम्ल के मिलने से ही, लगभग कितने अमीनो अम्ल के मिलने से एक प्रोटीन बनता है? 20 की 25। देखिए बहुत कंफ्यूजन की बात है, आपको लगभग याद करना है 20 से 25 अमीनो। ऑप्शन में क्या होता है? कभी कभी 20 आता है तो 25 नहीं आता, कभी कभी 25 आता है तो 20 नहीं आता, क्योंकि इसके बीच का ही जो प्रोटीन है वो हर किताबों में अलग अलग दिया गया है। किसी में 20 अमीनो अम्ल की बात कहते हैं तो किसी में 22, किसी में 25। अब ऑप्शन में कैसे आएगा? अगर ऑप्शन में 20 और 25 दोनों हो जाए तो प्रेफरेंस ज्यादातर बुकों में किसको दिया गया है? 20 अमीनो अम्ल को दिया गया है। लेकिन अगर 20 ना होगा तो किसको देंगे हम प्रेफरेंस? 25। तो लगभग 20 से 25 अमीनो अम्ल से मिलकर एक प्रोटीन का आपके निर्माण होता है। इसमें प्रोटीन में और भी चीजें उपस्थित होती हैं, आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें, नाइट्रोजन वगैरह प्रेजेंट होती है। अब प्रोटीन की बात करें प्रकार की, तो प्रोटीन मुख्यतः 2 प्रकार से विभाजित किया गया। वैसे तो 3 प्रकार हैं लेकिन 2 मुख्य पेपर में पूछे जाते हैं। पहला किस आधार पर इसको डिवाइड करेंगे? पहले तो इसकी संरचना के आधार पर। ठीक है, तो याद रखेंगे आणविक, प्रोटीन की आणविक संरचना के आधार पर, प्रोटीन के आणविक संरचना के आधार पर पहला डिवाइडेशन किस पे होगा? प्रोटीन की आणविक संरचना के आधार पर। दूसरा डिवाइडेशन होगा इसकी विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर। आप 2 प्रकार के आपके कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के लिए आधार मानकर दिया गया है। एक आणविक संरचना के आधार पर, दूसरा इसके विलेयता के आधार पर। आणविक संरचना के आधार पर 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक होता है रेशेदार प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरा होता है गोलाकार प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी चार्ट नहीं बनाइएगा, इसको हम बनवाएंगे क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल है वो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रेशेदार प्रोटीन आणविक संरचना बोल रहा है, मतलब इसकी संरचना कैसी होगी? रेशेदार होगी, है ना, धागे नुमा संरचना की होगी ऐसे करके। लेकिन गोलाकार प्रोटीन है तो उसकी नाम पे ही है गोलाकार, मतलब इसकी ज्यादातर संरचना कैसी होगी? गोल आकार की होगी। इसको ग्लोबुलर भी बोलते हैं,
तो आपको रेशेदार पे याद रखना है कि रेशेदार प्रोटीन जो होते हैं रेशे के आकार के, धागे नुमा संरचना के आकार के होते हैं। इसमें मुख्यतः एग्जाम्पल इसके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं जैसे फाइब्रोइन, शायद सबने सुना हो फाइब्रोइन। इसके बाद है आपका क्या होगा, कोलेजन, मायोसिन और एक और है केराटिन। और भी है क्या, मुख्यतः 4 एग्जाम्पल पेपर में आते हैं। तो याद रखेंगे, ये पहले से आ चुके हैं। फाइब्रोइन क्या है, कोलेजन क्या है, मायोसिन क्या है, केराटिन क्या है, इसकी उपस्थिति किसमें होती है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे फाइब्रोइन, कोलेजन, मायोसिन, केराटिन ये सभी रेशेदार प्रोटीन है। कैसे प्रोटीन है, रेशेदार प्रोटीन। फाइब्रोइन जो प्रोटीन होता है, आपने रेशम का कीट सुना होगा, रेशम के कीट से जो लार्वा निकलता है उस लार्वे से धागे नुमा संरचना निकलती है जिसे हम रेशम कहते हैं। सुना है इतना, ठीक है। रेशम कीट में ये नहीं पाया जाता, रेशम कीट द्वारा निकाले गए लार्वा जिससे बनता है रेशम, उस रेशम में क्या पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फाइब्रोइन प्रोटीन। तथा मकड़ी जो जाल बनाती है वो भी किसका बना होता है, फाइब्रोइन प्रोटीन का बना होता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेशम के कीट होते हैं वो किस पौधों की पत्ती में पाए जाते हैं, सहतूत के पौधों की पत्ती में। अधिकतर किसके पौधों की पत्ती में पाए जाते हैं, सहतूत। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए आपको थोड़ा सा बताया है। तो याद रखेंगे फाइब्रोइन प्रोटीन रेशम, और दूसरा क्या, मकड़ी का जाल। जो मकड़ी का जाल है वो भी आपका फाइब्रोइन का बना है, और रेशम जो होता है कि वो भी किस प्रोटीन का बना होता है, फाइब्रोइन का बना होता है। और रेशम कीट कहाँ प्रेजेंट होते हैं अधिकतर, आपके सहतूत के पेड़ पे। कोलेजन की बात करें तो हमारे शरीर में कोलेजन नामक तत्व पाया जाता है। यह कोलेजन हमारी हड्डियों को बनाने में सहायता करता है, इसलिए ये कहाँ प्रेजेंट होगा, हड्डी में, ठीक है। तो याद रखेंगे हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन। इसके अलावा भी है और प्रोटीन हड्डियों में उपस्थित होने वाली, लेकिन जब हम लोग हड्डी पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे। मायोसिन नामक प्रोटीन हमारे मांसपेशियों में पाई जाती है, ठीक है। हमारी मसल्स में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, आपको याद रखना है, मायोसिन। केराटिन तो सबको पता है, बाल, नाखून, सींग, खुर, इन सभी में कौन सा पाया जाता है, केराटिन। तो ये तो कई बार पेपर में आ चुका है कि बाल, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो याद रखेंगे बाल, नाखून, गायों की सींग, गायों के पैर के जो खुर होते हैं, इन सभी में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, केराटिन प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर हो गया। तो रेशेदार प्रोटीन में 4 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, फाइब्रोइन, कोलेजन, मायोसिन, केराटिन। फाइब्रोइन रेशम में और मकड़ी का जाल में पाया जाता है। कोलेजन हमारी हड्डियों में पाया जाता है, त्वचा में भी कुछ मात्रा में उपस्थित होता है। मायोसिन हमारी मांसपेशियों, मसल्स में पाया जाता है, और केराटिन बाल, नाखून, सींग, खुर में पाया जाता है। अब गोलाकार की बात करते हैं। ऐसे प्रोटीन जो गोलाकार के होते हैं गोलाकार प्रोटीन कहलाते हैं। इसमें कुछ मुख्य एग्जाम्पल हैं जो कि पेपर में कई बार आ चुके हैं। जैसे पहला अगर हम बात करें तो हार्मोन हो गया, दूसरा एग्जाम्पल है एंजाइम। कई बार तो पेपर में ये पूछा जा चुका है कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन है ना, एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन है। फिर आपका हीमोग्लोबिन हो गया, आपका हिपैरिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया। ये सभी किस प्रकार के प्रोटीन हैं, हार्मोन, एंजाइम, हीमोग्लोबिन, हिपैरिन, फाइब्रिनोजन, ये सभी किस प्रकार के हैं, गोलाकार प्रोटीन। हार्मोन का काम क्या है, कोई बता सकते हैं, क्या करता है हार्मोन? आपको सबको पता है कि हमारे शरीर में हार्मोन निकलते हैं। कोई विशेष ग्लैंड होती है हार्मोन के लिए, कुछ ऐसे हार्मोन्स जो किसी विशेष स्थिति पर बनते हैं, हमेशा नहीं बनते। कुछ बताइए हार्मोन करता है क्या, पहले तो ये बताइए, फिर हार्मोन के नाम पूछेंगे। क्या काम है हार्मोन का, क्यों निकलते हैं हमारी बॉडी पे, निकलते हैं, ये तो पता है ना सबको कि हमारी बॉडी पे हार्मोन निकलते हैं। हाँ, क्या करते हैं, उम्र के साथ साथ जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, ये हार्मोन के कारण ही होते हैं। हाँ, वो तो कारण हो गया उसका। हाँ ठीक है, चलो और कोई बताओ गर्ल्स।
शरीर की वृद्धि और विकास करते हैं हार्मोन। और कोई अपनी तरफ से बताओ भाई, मैं तो पूछ रही हूँ ना अभी, फिर कहते हो बोलने का मौका नहीं मिलता टीचर के सामने। बोलो, सोच के बताओ अपने से कि क्या करता होगा हार्मोन। अब कुछ ऐसा मत बता देना कि अंदर खाना बना रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बताना। हार्मोन का काम है हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण करना। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब हमारे पाचन में हार्मोन साथ देता है, हमारे उत्सर्जन में भी साथ देता है, हम जो श्वसन करते हैं उसमें भी साथ देता है, हमारे शरीर में कई सारे विकासशील परिवर्तन होते हैं उसमें साथ देता है। जैसे आप लोगों ने कई सारे हार्मोन सुने होंगे, जैसे आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया। महिलाओं में कुछ हार्मोन अधिक बनते हैं जो कि पुरुषों में नहीं, मतलब कि बहुत कम मात्रा में निकलते हैं। जैसे हमने बताया भी था कि स्त्रियों के लक्षण प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण भी उत्पन्न होते हैं, है ना। पुरुषों में भी वो थोड़ी सी मात्रा में निकलता है लेकिन बहुत कम मात्रा में निकलता है, जिसके कारण से वो लक्षण उसमें नहीं आते। और पुरुषों में एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि महिलाओं में थोड़ी सी मात्रा में निकलता है लेकिन वो एक्टिव नहीं हो पाता, है ना। ऐसे हमारी बॉडी पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, लेकिन ये केवल ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भावस्था के पश्चात, जब डिलीवरी हो जाती है इसके पश्चात महिलाओं की बॉडी में निकलता है, जिसके कारण दुग्ध स्रावन होता है। मतलब कह सकते हैं कि हमारे शरीर में कई सारी ऐसे एक्टिविटीज होती हैं जिनका नियंत्रण कौन करते हैं, हमारे हार्मोन। तो हार्मोन का काम क्या है, हमारे शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। हार्मोन के एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल है आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब कहाँ पाए जाते हैं ये हार्मोन, तो बता दिया कि बॉडी पे प्रेजेंट है आपके। पौधों में भी कई सारे हार्मोन निकलते हैं, है ना, वृद्धि होती है पौधों में तो हार्मोन के कारण होती है। तो कुछ नाम है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये सभी हार्मोन के नाम हैं। चलिए अब एंजाइम की बात करते हैं। एंजाइम कोई कीड़ा नहीं है, एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि हमारे शरीर में होने वाली जो क्रियाएं हैं उनको उत्प्रेरित करती है। उत्प्रेरित का मतलब अगर कोई भी क्रिया धीरे धीरे चल रही है, अगर वहाँ पे एंजाइम जाके काम करे तो उस क्रिया को क्या कर देगा, वो तेज कर देगा, ठीक है। तो याद रखेंगे उत्प्रेरित करने का काम कौन करते हैं हमारी बॉडी पे, एंजाइम। जैसे आप लोगों ने मुंह में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको आपने कहते हैं टाइलिन, सुना है टाइलिन, लार में प्रेजेंट होता है। ट्रिप्सिन भी सुना होगा, ट्रिप्सिन एग्नाशय में प्रेजेंट होता है ना। कई सारे एंजाइम हैं जो हमारी बॉडी में, जैसे आप खाना खाते हो तो ऐसा नहीं कि खाना जाके धीरे धीरे, अब अगर वो खाना धीरे धीरे पच रहा है तो कई ऐसे सारे एंजाइम निकल कर आएंगे जो कि आपके भोजन को अच्छी तरह से पचाएंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम कौन करते हैं, एंजाइम। और एंजाइम किस प्रकार का प्रोटीन है, गोलाकार प्रोटीन है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ट्रिप्सिन, टाइलिन आदि। हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है, ब्लड में। और हीमोग्लोबिन का काम है हमारी बॉडी पे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। क्या काम है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। यह रक्त में प्रेजेंट होती है यह प्रोटीन, और जो कि हमारे बॉडी में समस्त भागों में ऑक्सीजन पहुंचाती है और समस्त भागों से क्या लेके आती है, CO2 लेके आती है। हेपेरिन भी ब्लड में पाया जाता है, और हेपेरिन हमारे शरीर के अंदर, बाहर नहीं, हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से क्या करती है, रोकती है। हम जैसे कहते हैं कि ब्लड का थक्का बन जाता है ना, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो ब्लड क्लॉटिंग अंदर भी हो जानी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होती, आपके इस हेपेरिन प्रोटीन के कारण। तो रक्त का थक्का बनने से कौन रोकेगा शरीर के अंदर, हेपेरिन, और बाहर रक्त का थक्का कौन जमाता है, फाइब्रिनोजन। इतना क्लियर सबको। तो हार्मोन का काम है हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करना, एंजाइम का काम है क्रियाओं को उत्प्रेरित करना, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन CO2 का परिवहन करना, हेपेरिन का काम है रक्त का थक्का जमने से रोकना, और फाइब्रिनोजन का काम है रक्त का थक्का बनाना। बस, बहुत तेज तो मैडम नहीं बोल गई। चलो अब विलेयता के आधार पे आते हैं। विलेयता के आधार पर आपके 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक होता है साधारण प्रोटीन, दूसरा होता है संयुग्मित प्रोटीन, और तीसरा होता है आपकी, बताओ भाई, असंयुग्मित व्युत्पन्न प्रोटीन। कैसा प्रोटीन, व्युत्पन्न। ना, इन दोनों से पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए साधारण प्रोटीन क्या है समझ लेते हैं, फिर लिखते हैं। क्या हुआ,
विलेता, क्या होगा विलेता बताओ? सॉल्वेंट बोलते हैं ना, चलो घुलने वाला है ना, घुल आपका सॉल्यूशन बनाता है जो। चलिए लिखिए, थोड़ा सा सुनिए थोड़ा सा। साधारण प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जो नॉर्मली अमीनो अम्ल से केवल मिलकर बने होते हैं वो साधारण प्रोटीन कहलाते हैं। संयुग्मित प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जो अमीनो अम्ल के साथ साथ और कई सारे फास्फोरिक एसिड वगैरह से मिलकर बनते हैं वो आपके संयुग्मित प्रोटीन कहलाते हैं। ऐसे प्रोटीन जो कि प्रोटीन की संरचना बिगड़ जाने के बाद नया प्रोटीन बनता है वो कैसा प्रोटीन होता है? हमारा व्युत्पन्न प्रोटीन। अब इसके एग्जाम्पल समझाने से पहले थोड़ा सा इतना लिख लेते हैं, फिर उधर एग्जाम्पल समझाते हैं। इधर तो समझ में आ गया ना, इधर वाला जैसे आपको समझा रहे हैं सेम वैसे आपको याद भी करना है, क्योंकि ऐसे ही पेपर में पूछा जाता है, कुछ घुमाएगा नहीं, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, लिखिए प्रोटीन डाल के। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति, प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द, प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द, ग्रीक एक भाषा है, ग्रीक शब्द प्रोटियस से हुई है। ये सामने लिखा हुआ है। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटियस से हुआ है या हुई है। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटियस से हुई है, जिसका अर्थ है, जिसका मतलब प्रोटियस का अर्थ, जिसका अर्थ है टू टेक फर्स्ट, सबसे पहले लेना, टू टेक फर्स्ट। और उत्पत्ति इसी वर्ड से हुई है, इसीलिए हम सबसे पहले प्रोटीन को रखते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए आगे। प्रत्येक जीव का प्रोटीन, प्रत्येक जीव का प्रोटीन, प्रत्येक जीव का आवश्यक एवं प्राथमिक घटक है, आवश्यक एवं प्राथमिक घटक है, आवश्यक एवं प्राथमिक घटक है। एक स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1938 में, कहीं कहीं 1936 भी मिलता है बुक में। ठीक है, तो परेशानी होगी, 1938 ही है। 1938 में जे बर्जीलियस तथा मुंडर ने किया था। ये लिखा हुआ है, जे बर्जीलियस तथा मुंडर ने किया था। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1938 में जे बर्जीलियस तथा मुंडर ने किया था। अगला स्टार पॉइंट बना के लिखिए। प्रोटीन लगभग 20 से 25 अमीनो अम्ल से, प्रोटीन लगभग 20 से 25 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। यह अमीनो अम्ल 20 से 25 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। यह अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन बॉन्ड सुना होगा, वैसे सेम है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अमीनो अम्ल, आगे लिखिए। अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आगे लिखिए। अमीनो अम्ल प्रोटीन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, मतलब संरचना करने का काम करती है, इसलिए इसको संरचनात्मक यूनिट बोलते हैं। संरचनात्मक इकाई है। सुनिएगा थोड़ा
थोड़ा सा, हमारी बॉडी में प्रोटीन अनिवार्य है, ये सबको पता चल गया है ना। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी पे नहीं बनते, जिन्हें हमें लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, और इसको हम बाहरी भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना। तो पेपर में कभी कभी ये 10 प्रोटीन ऐसे हैं जो बहुत ही आवश्यक प्रोटीन है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन वो हमारी बॉडी पे नहीं बनते। तो इन 10 प्रोटीन के नाम आपको याद करने हैं। तो थोड़ा सा लिखिए अगली लाइन से, 10 अमीनो अम्ल ऐसे हैं, 10 अमीनो अम्ल, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 10 अमीनो अम्ल ऐसे हैं, 10 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिन्हें हमारा शरीर, 10 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिन्हें हमारा शरीर, संश्लेषित नहीं कर पाता, निर्मित नहीं कर पाता, जिन्हें हमारा शरीर संश्लेषित नहीं कर पाता, संश्लेषित नहीं कर पाता, तथा इन्हें बाहरी भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण किया जाता है। इन्हें बाहरी भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण किया जाता है। बाहरी भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण किया जाता है। यह आवश्यक प्रोटीन कहलाते हैं, यह आवश्यक प्रोटीन कहलाते हैं। यह आवश्यक प्रोटीन कहलाते हैं। अब ये 10 के नाम आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे और इसको याद करने हैं, क्योंकि ये पेपर में आ चुके हैं। बेरलिन, ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोलिन, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, थ्रियानिन, आपका फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन। लिखिए 10 के नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। ट्रिप्टोफेन, मेथियोनिन, अगर नीचे नहीं दिखता तो इधर हम लिख रहे हैं, और ट्रिप्टोफेन और एक है मेथियोनिन, ठीक है। बेरलिन, चलिए हो गए 10, है ना। बेरलिन, ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोलिन, हिस्टाडीन, आर्जिनिन, थ्रियानिन, फेनिलेलानिन, ट्रिप्टोफेन और मेथियोनिन। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी तो ऐसे नाम लिख देते हैं, 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं प्रोटीन के, और पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा आवश्यक प्रोटीन है या कौन सा आवश्यक प्रोटीन नहीं है। तो ये 10 के 10 हमारे बहुत ही आवश्यक प्रोटीन है ना, जिन्हें हमारा शरीर नहीं बनाता, हम भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाइएगा। मैम इधर सबसे लास्ट में क्या लिखा है? इधर फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन, थ्रियानिन, हाँ जी। बेरलिन, ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोलिन, हिस्टाडीन, आर्जिनिन, थ्रियानिन, फेनिल एलानिन, ट्रिप्टोफेन और मेथियोनिन। जब 10 बार पढ़ोगे तब जाके 10 नाम याद होंगे, एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा। हो गया सबका? चल अब लिखिए प्रोटीन का वर्गीकरण। अब लिखिए प्रोटीन का वर्गीकरण, प्रोटीन का वर्गीकरण, प्रोटीन का वर्गीकरण। लिखे आगे, प्रोटीन का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधार पर किया जाता है। लिखते रहिए, याद लिखाएंगे। प्रोटीन का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधार पर किया जाता है, 2 आधार पर किया जाता है, 2 आधार पर किया जाता है। पहला, आणविक संरचना के आधार पर, बेस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचना के आधार पर। पहला है आणविक संरचना के आधार पर, दूसरा है विलेयता के आधार पर।
पहला है आणविक संरचना के आधार पर, दूसरा है विलेयता के आधार पर। तो चलिए पहला डाल के लिखिए आणविक संरचना के आधार पर, आणविक संरचना के आधार पर। पहला डाल के लिखेंगे आणविक संरचना के आधार पर, आणविक संरचना के आधार पर। इस आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। इस आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। इस आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। पहला डाल के लिखेंगे रेशेदार प्रोटीन और फिर इसमें डिटेल करेंगे, ठीक है। रेशेदार प्रोटीन, पहला लिखेंगे रेशेदार प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। लिखिए, डालिए सब में रेशेदार प्रोटीन। लिखेंगे ऐसे प्रोटीन जिनकी संरचना, ऐसे प्रोटीन, क्या हुआ विश्वजीत, लिख रहे हैं कि नहीं? लिखिए ऐसे प्रोटीन जिनकी संरचना लंबे धागे नुमा संरचना के समान होती है। ऐसे प्रोटीन जिनकी संरचना लंबे धागे नुमा संरचना के समान होती है, संरचना के समान होती है, रेशेदार प्रोटीन कहलाती है। संरचना के समान होती है, रेशेदार प्रोटीन कहलाती है। रेशेदार प्रोटीन संरचनात्मक प्रोटीन होती है। आगे लिखते चलेंगे, रेशेदार प्रोटीन संरचनात्मक प्रोटीन होती है, संरचनात्मक प्रोटीन होती है जो जल में पूर्णतः अविलेय होती है, मतलब घुलती नहीं है, जो जल में पूर्णतः अविलेय होती है। क्या बाल को डालोगे तो पानी में घुल जाएगा? नाखून को नहीं घुलेगा ना। जल में पूर्णतः अविलेय होती है, घुलती नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, चलिए ये पूरे एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको अपनी कॉपी पे नोट करने हैं। फाइब्रोइन, और फाइब्रोइन के सामने किस में पाया जाता है ये जरूर लिखना है। रेशम, मकड़ी का जाल। कोलेजन हड्डी में, मायोसिन मांसपेशियों में, केराटिन बाल नाखून सिकुड़। चारों को एग्जाम्पल जल्दी से हाथ चला के लिखेंगे क्योंकि उधर वाला गोलाकार भी आज हो जाए, है ना। लिखते चलिए। टिंडन क्या है? ऊतक है एक। चलो अभी थोड़ा सा इसमें विचार नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा। लास्ट वाला केराटिन लिखा है, ठीक है, कैरोटीन नहीं लिखेगा, केराटिन लिखा है, केराटिन। टेंडन में टेंडन, और तीसरा है त्वचा। इसके बाद गोला काला है। हाँ, सेकंड नंबर हो गया क्या? हाँ, दूसरा गोलाकार डाल लीजिए, दूसरा गोलाकार डाल लीजिए। रेशेदार कंप्लीट होता है, गोलाकार डालेंगे। लिख लो लिख लो, जब तक लिखोगे नहीं तो थोड़ी ना आगे जाएंगे। कंप्लीट हो गया क्या सबका? चलो आप गोलाकार डालो। देखिए गोलाकार प्रोटीन डाल के, ऐसे प्रोटीन जिनकी संरचना गोलाकार के समान होती है,
ऐसे प्रोटीन जिनकी संरचना गोल आकार के समान होती है, ऐसे प्रोटीन जिनकी संरचना गोल आकार के समान होती है गोलाकार प्रोटीन कहलाती है, गोलाकार प्रोटीन कहलाती है, गोल आकार के समान होती है गोलाकार प्रोटीन, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर, गोलाकार को ही कहते हैं इंग्लिश में ग्लोब्यूलर, ठीक है, गोलर नहीं लिख लेना, ब्यूलर है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहलाती है। तो लिखिए, तथा यह जल में विलेय होती है, तथा यह जल में विलेय होती है, तो जल में घुल जाती है। जैसे अगर ब्लड पानी में जाता है तो क्या होता है, घुल जाता है ना। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि हाँ वो जल में विलेय होती है। चलिए आप इधर के एग्जाम्पल सब लिख डालिए जल्दी जल्दी, रुकिएगा। हार्मोन जब डालेंगे, पहला एग्जाम्पल डाल के लिखिए, लिखाना है इसमें थोड़ी सी, एक एक लाइन लिखानी है। हार्मोन डालिए, एग्जाम्पल डाल के फर्स्ट नंबर हार्मोन डालिए। लिख लिया सबने हार्मोन, अब उस पर डैश करके लिखिए, लिखिए हार्मोन, हार्मोन शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, शरीर की उपापचयी क्रियाओं को या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हार्मोन के नाम लिख लीजिए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये लिखा हुआ है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हार्मोन के 3-4 नाम लिख लीजिए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये लिख रहे हैं हम, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तीसरा एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कई सारे परिवर्तन हमारे शरीर में हार्मोन के कारण भी होते हैं, है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखिए एंजाइम। पहला एग्जाम्पल हो गया हार्मोन, दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे एंजाइम। लिखिए एंजाइम क्या हुआ भाई, पीछे क्या समझ में नहीं आ रहा, प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरोन हो गया। एंजाइम डाल के लिखिए, यह प्रोटीन जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करती है, यह जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करती है। एंजाइम का काम ही है जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करना। मतलब कोई अगर सुप्त अवस्था में है, सोता हुआ अवस्था में कोई कार्य हो रहा धीरे धीरे, तो एंजाइम क्या कर देगा, उस क्रिया को उत्प्रेरित करके एक्टिव कर देगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए टाइलिन, इसमें नहीं लिखा है, टाइलिन और ट्रिप्सिन, दो नाम लिख लीजिए। जैसे टाइलिन कहाँ पाया जाता है, लार में। अगर लिखना है याद के लिए तो लिख लो साइड में, लार में। और ट्रिप्सिन ये कहाँ होते हैं, अग्नाशय में। क्या होता है ना, मैं बहुत कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ, अगर आपको लगती है कि वो चीज़ हाँ इंपॉर्टेंट है तो आप साइड पे लिख सकते हैं अपने से, है ना। पढ़ने का सबका अलग अलग वे होता है? होता है कि नहीं होता कि सब एक ही जैसे पढ़ते, जो जैसा पढ़ता है सबके देख के मत पढ़ा करो, है ना। सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, क्या पता आपकी स्ट्रेटजी और अच्छी हो उस सामने वाले इंसान से। हाँ जी, प्रोजेस्टेरॉन महिलाओं में, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में। चलिए अगला लिखे हीमोग्लोबिन। तीसरा एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, तीसरा एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन। लिखिए यह रक्त में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पे लिखेंगे, यह रक्त में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, तथा यह शरीर में ऑक्सीजन मतलब O2, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करता है, ऑक्सीजन तथा CO2 के परिवहन का कार्य करता है। शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करता है।
हमारा ब्लड लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि हीमोग्लोबिन में हीम नामक एक आयरन यौगिक होता है जो कि रेड कलर का होता है। ठीक है, अब अगला एग्जांपल लिखेंगे हिपैरिन। हिपैरिन लिखेंगे हिपैरिन, यह भी रक्त में पाई जाती है। यह भी हिपैरिन, हिपैरिन पे लिखे, यह भी रक्त में पाई जाती है जो कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकती है, ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकती है। जो कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकती है या जमने से रोकती है। ठीक है, बनने से रोकती है, रक्त का थक्का बनने से रोकती है। लिख लिया। अब अगला लिखेंगे सबसे लास्ट फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन सबसे लास्ट लिखिएगा। हाँ जी, ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है हिपैरिन ही डाल दे। एक पदार्थ होता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ब्लड जब हम आपको पढ़ाएंगे टिश्यू उसमें देंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मेरे माइंड में पहले से था कि आप जरूर पूछेंगे, है ना। हिपैरिन डालते एक दवा होती है, उसको डाला जाता है जिससे हमारा ब्लड क्लॉटिंग ना। ठीक है ना, हिपैरिन तो हमारे बॉडी के अंदर होता है, उसको वहाँ जमने के लिए उस बॉडी वो नहीं कर सकते, वहाँ वो अक्रियाशील हो जाता है ना। लेकिन वहाँ कुछ अलग दवा बनाई जाती है जिससे हमारा ब्लड क्लॉट ना हो। चलिए लिखिए फाइब्रिनोजन। लिखिए यह भी रक्त में पाई जाती है। फाइब्रिनोजन पे लिखिए यह भी रक्त में पाई जाती है। यह भी रक्त में पाई जाती है। यह भी रक्त में पाई जाती है जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, जो प्रोटीन बचा है विलेयता के आधार पर उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।